सो हेलो आर डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 12th की केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास तक हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, मोलरता तक पढ़ लिए थे। अब आज हमको किसके बारे में पढ़ना है? मोलरता के बारे में पढ़ना है। तो आइए मोलरता के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मोलरता की डिफिनेशन क्या होती है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहा जाता है। तो इसे फार्मूले की मदद से समझते हैं कि फार्मूला क्या होता है मोलरता का। ठीक है, तो जो मोलरता होता है उसको स्मॉल यम से प्रदर्शित किया जाता है। क्या? जो मोलरता होता है तो मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो मोलरता एम बराबर क्या हो जाएगा? तो विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में क्या हो जाएगा? विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्या? विलयन का आयतन लीटर में। किसमें? लीटर में। ठीक है, तो और इसका यहां लिख दे रहे हैं, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक भी जानते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। ऊपर मोल है, नीचे लीटर है, तो क्या हो जाएगा? इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? बोलो जोर से। मोल प्रति लीटर होता है ना। तो क्या बोल रहा है अब? मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। अगर यही जो आयतन है, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी तक जितने फार्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो विलयन है इसके स्थान पे विलायक आ रहा था, लेकिन अब विलयन आ गया है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान दे, कहीं झटके में विलायक ही ना याद कर लेना। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर यही आयतन जो है लीटर में ना होके एमएल में हो तब। तो इसको भी देख लेते हैं। अगर आयतन एमएल में हो, अगर आयतन एमएल में हो ना, तो अगर आयतन एमएल में होगा तब मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? एम, स्मॉल एम। मोलरता मतलब स्मॉल एम, तो हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब की बात किसमें? यहां पे देखिए लीटर था, तो हम बात किसमें अब कर रहे हैं? मिलीलीटर में, एमएल में बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिलीलीटर में। लेकिन हम बताए थे जब भी एमएल आए तुरंत 1000 का गुणा कर दो ना। तो लीटर से एमएल में चेंज हुआ, लेकिन 1000 का गुणा हुआ। अब देखिए पिछले टर्म पे हमने एक बात और की थी, विलेय के मोलों का हमने फार्मूला बताया था ना। विलेय के मोलों का हमने फार्मूला बताया था, और फार्मूला क्या था? विलेय के मोल बराबर हमने बताया था विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। क्या बताया था? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। तो यही वही यहाँ पे पुट कर देना है। तो अब यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बटे हो जाएगा विलेय का अणुभार बटे विलेय का अणुभार, और पूरे का बटे हो जाएगा विलयन का आयतन। नीचे क्या है? विलयन का आयतन ना, तो पूरे का बटे विलयन का आयतन एमएल में। क्या? विलयन का आयतन किसमें? एमएल में ना। इंटू कितना हो जाएगा? 1000 ना। तो अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहें, क्या? सिंबॉलिकली, तो क्या हो जाएगा? मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित कर रहे हैं ना, और विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू बी ना, बटे विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा? स्मॉल एम बी, और पूरे का बटे विलयन का आयतन अर्थात कैपिटल वी, और वो भी एमएल में, इंटू कितना हो जाएगा? 1000। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? स्मॉल एम बराबर कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू वी, किसमें? एमएल में, इंटू 1000। ठीक है, इतना हो जाएगा ना।
तो आइए अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फार्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, फार्मूला याद करेंगे तो आपको ही सरलता होगी। आइए इसके बाद इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि 15 ग्राम केसीएल यानी पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता हमें फाइंड करनी है। हम हमेशा बोलें कि जब भी आपको सॉल्यूशन करना होता है एक सिस्टमेटिक ढंग से सभी चीज़ों को लिख लिया करिए कि क्या क्या दिया है। जैसे कि अभी पहले सबसे पहले क्या दिया है भाई, केसीएल का 1 लीटर जल में घोला गया है ना, तो सबसे पहले सभी बातों को लिख लें। लेकिन जैसे कि अगर हम आपको फार्मूला रिमाइंड कराएं तो हमने अभी अभी फार्मूला पढ़ा है कि m बराबर डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू कैपिटल वी इंटू 1000 ना। तो जहां अगर हम स्मॉल m की बात करें, देखिए डब्ल्यू बी मतलब विलेय का भार है ना, तो विलेय अर्थात केसीएल का भार दिया हुआ है, और वी अर्थात वॉल्यूम, तो 1 लीटर वॉल्यूम भी दिया हुआ है, लेकिन ये एम नहीं दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत है, एम की जरूरत है, एम की जरूरत है, तो एम निकाल लेते हैं। तो केसीएल का अणुभार एम मतलब विलेय का अणुभार ना, तो विलेय यहाँ पे क्या है, केसीएल है, तो केसीएल का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, केसीएल का अणुभार बराबर पोटेशियम अर्थात पोटेशियम का 39 होता है प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 74.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 74.5 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार तो केसीएल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, केसीएल का द्रव्यमान दिया हुआ है ना, केसीएल का द्रव्यमान अर्थात विलेय का द्रव्यमान अर्थात स्मॉल डब्ल्यू बी कितना दिया है, 15 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे 15 ग्राम लिख लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन भी दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं। बस जो जो चीज दी रहे आप लिख लिया करो। विलयन का आयतन किसमें, कैपिटल वी है ना, तो ये हो जाएगा 1 लीटर। कितना दिया है, 1 लीटर, लीटर में दिया है ना। जब लीटर में दिया रहेगा तो 1000 गुणा नहीं होगा, और जब लीटर में नहीं दे रहेगा तो 1000 का गुणा हो जाएगा ना। तो अब मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता m बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान स्मॉल एम बी इंटू वी हो जाएगा ना, जब लीटर में होगा। हमने बोला ना जब लीटर में होगा, तो लीटर में है तो 1000 का गुणा नहीं किए हैं, तो अब डब्ल्यू बी का मान कितना है, 15 ग्राम है। चलिए 15 ग्राम लिख दे रहे हैं। एम बी का मान कहाँ है, एम बी ये 74 ग्राम आया है ना, 74 ग्राम, तो इसको भी लिख लेना है यहाँ पे। तो आइए 74 ग्राम लिख लेते हैं, तो 74 हो जाएगा गुणे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ पे, और v का मान कितना है यहाँ पे, कितना है, सॉरी 74.5 है, ठीक है, और v का मान कितना है, 1 है, कितना है 1। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 0.20 मोल प्रति लीटर आएगा ना, मोल प्रति लीटर आएगा, ठीक है। तो आप लोग से हम बार बार कह रहे हैं कि अपने बुक का न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब नॉर्मलता के बारे में पढ़ते हैं कि नॉर्मलता क्या होता है, ठीक है। अब नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता अर्थात विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों, एक नई चीज आ रही है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ना, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या, विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ना ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं ना। तो अगर फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर ये देखिए, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ना। तो यहाँ हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, क्या, बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें भाई, लीटर में ना। अगर ml में दिया हो तो, अगर ml में दिया हो तो बस वही हर बार 1000 का गुणा हो रहा है। अगर ml में दिया हो तो वही 1000 का गुणा हो रहा है ना। अगर ml में दिया होगा तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा,
नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में इंटू हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। तो अब देखिए, अब एक चीज और आ गई, एक चीज नई, तुल्यांकों की संख्या ना। तो ये क्या होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं ना। तो इसका भी फार्मूला होता है भाई, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार होता है ना। क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। ठीक है, तो अब नॉर्मलता का सूत्र क्या हो जाएगा, चूंकि हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला भी पता चल गया है। जब नहीं दिया रहेगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो यही फार्मूला लगाएंगे। अब कुल मिला के जब हम फार्मूला देखते हैं तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाता है। कैसे, नॉर्मलता यानी कि कैपिटल N इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, क्या, बटे तुल्यांकी भार। अब पूरे का बटे क्या कर देंगे, पूरे का बटे यहां पे करना है, क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, किसमें, ml में, है ना। यहाँ विलयन का आयतन, बस इसी फार्मूले के स्थान पे ये वाला रख दे रहे हैं, नीचे वाला तो सेम रहेगा। क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, किसमें, ml में, ml में, गुणे पूरे का गुणे क्या हो जाएगा, 1000, कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो अगर सिंबॉलिकली हम बात करें, सिंबॉलिकली क्या होगा, तो ये सिंबॉलिकली में हो जाएगा कैपिटल N इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w अपान कैपिटल E, और पूरे का बटे हो जाएगा कैपिटल V, पूरे कितना हो जाएगा, 1000। तो सिस्टमेटिक ढंग से ये हो जाएगा कैपिटल N इज इक्वल टू W अपान E गुणे 1000 बटे V। तो ये हमारा अंतिम में फार्मूला प्राप्त हुआ। तो इसको याद कर लीजिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे तुल्यांकी भार अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे हम पता करेंगे, तो क्लास 9th की बात थी ये, आपको तो पता होना चाहिए, फिर भी बता दे रहे हैं। तो तुल्यांकी भार E बराबर होता है अणु भार बटे संयोजकता, होता है अणु भार बटे संयोजकता होता है। ठीक है, तो आइए इस पे नॉर्मलता पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इस वीडियो को, नॉर्मलता वाले वीडियो को कम से कम 2 बार तो जरूर देखिएगा, तभी क्लियर होगा। ठीक है, आइए इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला गया है। क्या, 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला गया है, विलयन के नॉर्मलता की गणना कीजिए ना। तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन हमें प्राप्त करना है। जैसा कि हम लोग अभी फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, बस अभी अभी की कैपिटल N इज इक्वल टू होता है W अपान E ना, इंटू 1000 अपान कैपिटल V। ये जो W होता है, W अर्थात कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय यहाँ पे क्या है, कास्टिक सोडा है, इसका मतलब इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, और कैपिटल V मतलब वॉल्यूम अर्थात आयतन। तो 100 ml जल अर्थात आयतन भी दिया हुआ है। लेकिन जो चीज नहीं दी हुई है वो चीज है हमारी तुल्यांकी भार, क्या है, ई नहीं दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं ना। और ई बराबर हम क्या जानते हैं, ई बराबर क्या जानते हैं, ई बराबर जानते हैं अणु भार बटे संयोजकता। क्या जानते हैं, अणु भार बटे संयोजकता। तो अणु भार बटे संयोजकता। ठीक है, तो आइए बातचीत करते हैं। तो हो जाएगा सॉल्यूशन इसका NaOH अर्थात विलेय, क्या है, NaOH अर्थात विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान इस अर्थात स्मॉल w ना, तो ये है 4 ग्राम दिया हुआ है ना। इसी प्रकार विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलयन का आयतन
आयतन मतलब जो लीटर ml में या लीटर में दिया हुआ ये आयतन है, ठीक है। तो विलियन का आयतन दिया हुआ है 100 ग्राम, कैपिटल वी है ये दिया है 100 ml दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो तुल्यांकी भार के लिए हमें अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो अणुभार भी ज्ञात कर लेते हैं। तो NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा, NaOH का अणुभार बराबर होगा 23, क्योंकि Na का 23 होता है, प्लस O का 16 प्लस H का 1 बराबर हो जाएगा 40, और संयोजकता NH की 1 होती है। तो अब NaOH का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार कितना आया हमारा 40 आया है ना, 40 आया है, और संयोजकता 1, तो E बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब बस इसको फार्मूले में पुट कर देना है। तो नॉर्मलता का N बराबर होता है W/E इंटू 1000 अपॉन कैपिटल V। बस फार्मूले में पुट कर दीजिए, 4/40 हो जाएगा ना, इंटू 1000 अपॉन 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 4 1 जा 4। तो नॉर्मलता कितना आया 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। तो इस पर आधारित आप लोग न्यूमेरिकल कीजिए और अधिक न्यूमेरिकल कीजिए, और प्रैक्टिस सबसे जरूरी चीज़ है, इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। रट रट के आपको फार्मूला ही नहीं याद होगा, जितना आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इसमें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको उतना ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम मोल प्रभाज के बारे में देखते हैं, किसके बारे में, मोल प्रभाज क्या होता है ना। तो एक विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं ना। क्या बोला है, एक विलयन के किसी घटक अर्थात जो विलयन होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, विलेय से मिलकर बना होता है और विलायक से मिलकर बना होता है ना, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। इसका मतलब कि किसी विलयन के कितने घटक हुए, 2 घटक हुए, विलेय और विलायक ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो एक विलयन के किसी घटक विलेय या विलायक में से एक और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या ना, तो दोनों को जोड़ देना कि अनुपात को उस घटक का क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो आइए फार्मूले के ऊपर ध्यान देते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा हो जाएगा, एक घटक का मोल प्रभाज की बात करते हैं, एक घटक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या ना। क्या बोला है, घटक के मोलों की संख्या, घटक मतलब विलेय या विलायक में से कोई एक रहेगा ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। घटक अर्थात चाहे विलेय हो या विलायक हो। तो अगर हम बोलें यदि किसी विलयन के विलेय को स्मॉल n से प्रदर्शित करें, क्या, किसी विलयन के विलेय को, किसी विलयन के विलेय के मोल को स्मॉल n से, तथा अगर विलायक के मोल को कैपिटल N से, विलायक का मोल क्या हो जाएगा, विलायक का मोल होगा ना यहां, तथा विलायक के मोल कैपिटल N हो, कैपिटल N हो, तो अब विलेय का मोल प्रभाज, देखिए एक घटक बोला है ना, तो हम सबसे पहले विलेय की बात करते हैं। क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज ना, जिसका मोल प्रभाज उसी घटक की बात होगी। अगर विलेय का मोल प्रभाज तो विलेय के मोलों की संख्या, विलायक का मोल प्रभाज तो विलायक के मोलों की संख्या ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ विलेय के मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोल प्रभाज के तब बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, स्मॉल n से,
किससे? स्मॉल एन से। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एन बटे, अब क्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या मतलब क्या? कुल मोलों की संख्या मतलब विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या दोनों को जोड़ देना है ना। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है प्लस विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है। तो विलेय का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब हम लोग यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या अर्थात ये जो कैपिटल एन है इसका फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं। वो क्या पढ़ के आ रहे हैं? स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम पढ़ के आ रहे हैं ना, कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का जो द्रव्यमान होता है वो और बटे विलेय का अणुभार, ये होता है स्मॉल एन ना। तो इसी प्रकार कैपिटल एन क्या हो जाएगा? कैपिटल एन हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। यानी कि अगर विलायक के मोलों की बात होगी तो विलायक के मोलों की बात में क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार हो जाएगा। तो स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, तो कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। तो जो विलेय का मोल प्रभाज होगा अब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू क्या है? विलेय का द्रव्यमान है और यम क्या है? विलेय का अणुभार है। तो अब विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा भाई? बराबर हो जाएगा, स्मॉल एन की जगह क्या रख दिया जाएगा? डब्ल्यू अपान एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपान एम। स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम की बात कर रहे हैं, अपान, अब स्मॉल एन की जगह फिर यही हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस, अब कैपिटल एन का मान कितना है? कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम ना। तो ये किसका फार्मूला हो गया? अब देखिए जब जब पूछेगा विलेय का मोल प्रभाज बताइए तो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सभी चीजों को निकाल के उसका मान रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? विलेय का मोल प्रभाज। तो इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? विलायक का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज था तो स्मॉल एन था ऊपर, अब विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा तो कैपिटल एन हो जाएगा। क्यों? घटक के मोलों की संख्या बोला है ना, तो घटक जब विलेय था तो यहाँ विलेय की मोल संख्या थी। अब विलायक का मोल प्रभाज हमें प्राप्त करना है तो यहाँ पे जहां स्मॉल एन है कैपिटल एन हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एन ही तो होता है विलायक के मोलों की संख्या। तो आइए अब हम विलायक का मोल प्रभाज देख लेते हैं ना। तो अब हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज, क्या हो जाएगा? विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा ना। अब कैपिटल एन बराबर हम क्या बताया अभी अभी बता के आ रहे हैं ना, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम आ रहा है ना, और स्मॉल एन बराबर क्या बताए हैं? स्मॉल एन बराबर बताए हैं स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम ना। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार, और कैपिटल एम क्या है? विलायक का अणुभार। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार, और स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार। तो कैपिटल एन की जगह मान रख दीजिए, तो कैपिटल एन हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, और पूरे का बटे हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम हो जाएगा ना। ये क्या है? विलायक का मोल प्रभाज है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, क्या है? विलायक का मोल प्रभाज। तो इसका ये फार्मूला है। ठीक है, तो आइए अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग, और न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ जाएगा ना। तो आइए न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 72 ग्राम जल में, क्या 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों के मोल प्रभाज मतलब 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल में, एक बार जल की एक बार एथिल एल्कोहल की ना। तो विलेय यहाँ पे क्या होगा? 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, और विलायक क्या होगा? 72 ग्राम जल ना। जल ही हमेशा विलायक होता है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? विलेय अर्थात एथिल एल्कोहल ना। विलेय क्या हो जाएगा? एथिल। हम क्या बताते हैं? जल हमेशा क्या होता है? विलायक ही होता है ना। तो आइए विलेय की बात करते हैं। विलेय अर्थात एथिल एल्कोहल, तो विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान
यानी कि स्मॉल W हो जाएगा 92 ग्राम। इसी प्रकार विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यानी कि कैपिटल W, ये कितना हो जाएगा आपका 72 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो C2H5OH का अणुभार हम ज्ञात कर लेना। C2H5OH का अणुभार, चूंकि इस देखिए हमको C2H5OH का मोल प्रभाज, सबसे पहले C2H5OH का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है ना, तो C2H5OH का सबसे पहले फाइंड करेंगे, इसके बाद हम जल का प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि आइए सीधे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे विलेय क्या है, विलेय क्या है भाई, यहाँ पे विलेय क्या है, एथिल अल्कोहल है ना। तो अब एथिल अल्कोहल के लिए देखिए हमें फार्मूला क्या, विलेय का मोल प्रभाव बराबर क्या पढ़े, स्मॉल W अपान स्मॉल m ना। स्मॉल m की बात यहाँ पे आ रही है ना, तो अणुभार बहुत जरूरी है, इतना जानते रहिए, दोनों का अणुभार बहुत जरूरी है। तो C2H5OH का अणुभार निकाल लेते हैं सबसे पहले ना। C2H5OH का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2, कार्बन का 12 होता है और 2 हैं, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1, वो कितना है 16 है, और सबको ऐड कर देंगे तो हमें 46 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार H2O का क्या होगा, H2O का अणुभार हो जाएगा, H का क्या 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब C2H5OH अर्थात विलेय का मोल प्रभाज हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो C2H5OH का मोल प्रभाज क्या होगा, मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा स्मॉल W अपान स्मॉल m अपान स्मॉल W अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे स्मॉल W का मान कितना है, 92 ग्राम है, कितना है 92 ग्राम, तो 92/46 हो जाएगा, ये पूरे का बटे फिर 92/46 प्लस कैपिटल W का मान कितना है 72 ग्राम है ना, तो 72/18 हो जाएगा, 18 चौके 72 और 46 दूना 92, यहाँ भी 46 दूना 92 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, अब 2 ऊपर है, नीचे 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 2 1 कम 2 3 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.33 आएगा, यानी कि C2H5 का मोल प्रभाज कितना है 0.33। C2H5 का मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज। तो इसी प्रकार अब जल का मोल प्रभाज हम ज्ञात कर लेते हैं ना, क्या जल का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पे जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपान कैपिटल M अपान स्मॉल W अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा ना। तो कैपिटल W का मान कितना है, कैपिटल W का मान कितना है भाई, कैपिटल W का मान 72 है ना, तो कैपिटल W का मान 72 रख दीजिए। अब कैपिटल M का मान कितना है, कैपिटल M का मान यहाँ पे 18 है ना, H2O अर्थात कैपिटल M और C2H5 मतलब स्मॉल m, ठीक है, तो कितना है 18 है, तो 18 बटे स्मॉल W का मान कितना है 92/46 प्लस 72/18, 18 चौके 72, 46 दूना 92, 18 चौके 72, तो 4/6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, 2/3, इसको काट देंगे कैंसिल कर देंगे तो 0.666 आता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, जल का मोल प्रभाज था, क्या था, जल का मोल प्रभाज था बराबर 0.666। तो इस पे कुछ आधारित न्यूमेरिकल अपने से प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत आसान है, बस फार्मूले पे पुट करते जाना है, सब कुछ दिया रहेगा, जो एक आध चीज नहीं दी जाएगी उसको आप प्राप्त कर लीजिएगा, प्राप्त करने के बाद फार्मूले पे रख दीजिएगा। आइए कुछ रिलेशन देख लेते हैं, जैसे विलियन की मोलरता व नॉर्मलता में संबंध देख लेते हैं, और मोलरता तथा मोल प्रभाज में संबंध देख लेते हैं ना। तो आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, विलियन के मोलरता, यहाँ मोलरता होगा, ठीक है, विलियन के मोलरता व नॉर्मलता में संबंध देख लेते हैं। तो मोलरता, तो इसमें संबंध कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए जैसे कि ये है मोलरता गुणे विलेय का अणुभार
विलेय का अणुभार ना, तो मोलरता गुणे विलयन का अणुभार बराबर हो जाएगा, मोलरता गुणे विलयन का अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। क्या हो जाएगा? नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। किसका भाई? तुल्यांकी भार विलेय का ना, विलेय का तुल्यांकी भार है, विलेय का तुल्यांक, या और भी आप जैसे कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लीयता, जैसे अम्लीयता या क्षारीयता, ठीक है, या ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन। तो ये क्या, किसका किसके किसके बीच संबंध है? मोलरता, विलयन की मोलरता और नॉर्मलता में, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध है ना। तो अब आइए मोललता तथा मोल प्रभाज में भी संबंध देख लेते हैं ना। तो रिमार्क 2 हमारा क्या है? मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभाज है ना, बटे विलायक का मोल प्रभाज ना, विलायक का मोल प्रभाज। इसी में ऊपर गुणा रहेगा 1000 का और नीचे रहेगा विलायक का अणुभार। क्या होगा? विलायक का अणुभार। ठीक है, ये किसके किसके बीच संबंध है? हमारा मोललता तथा मोल प्रभाज के बीच संबंध है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।